वेलकम बैक एवरीवन ऑन इंग्लिश जोन। वीडियो में हम DSSB PGT इंग्लिश प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2021 का डिस्कस कर रहे हैं। कंटिन्यू हमारा वीडियो अपलोड हो रहा है सेम टॉपिक से रिलेटेड इस चैनल पे, और ये आज हम पार्ट 5 लेकर के आए हैं इस सेम टॉपिक से रिलेटेड, जहाँ पे PGT का डिस्कशन चल रहा है, PGT के क्वेश्चंस का डिस्कशन चल रहा है। और फ्रेंड्स, जो भी क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं वीडियो में वो एक्सप्लेनेशन के साथ में है, मतलब क्वेश्चन के साथ साथ आंसर के साथ साथ उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो सब कुछ आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। एंड उससे पहले फ्रेंड्स, प्लीज ज्वाइन दी अनअकैडमी, इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, एंड सब्सक्रिप्शन लीजिए आप अपने डिफरेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। जैसे आप NTA UGC नेट एग्जाम के लिए जा रहे हैं, या किसी भी वनडे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके फैमिली मेंबर में कोई और हो जो ऐसे वनडे एग्जाम्स की प्रिपरेशन जैसे IIT JEE, इसके साथ ही साथ या किसी अदर स्टेट के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। सब्सक्रिप्शन लेने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन, आई बटन और साथ ही साथ एंड स्क्रीन पे मिल जाएगा। बेनिफिट क्या है सब्सक्रिप्शन लेने का वो मैं आपको बता दूं। यहाँ पे आप सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करते हो अनअकैडमी का किसी भी कोर्स के लिए, आप अगर 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लोगे तो आपको 6 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है वहां पे आपका वो एक्सटेंड हो जाएगा। ठीक है, मीन्स आप 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 6 मंथ का एक्सटेंशन मिलेगा आपको, सेम प्राइस 1 ईयर के सब्सक्रिप्शन में। P15 कोड यूज करके आप 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट ले सकते हो, जो कि मेरा कोड है P15। इसे आप यूज करते हो यूज कोड के ऑप्शन में, तो 10% आपका जो लास्ट अमाउंट होगा, जो आपका बिलिंग अमाउंट होगा, उस पे आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। तो देखिए 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट अनअकैडमी पे आपको 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेने पे, और साथ ही साथ 6 मंथ का सेम कोर्स के लिए एक्सटेंशन भी मिल जाएगा। तो अपनी प्रिपरेशन को आप बिना टाइम लिमिट के, बिना बाउंडेशन के आप एक्सेलरेट कर सकते हो विद अनअकैडमी, इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए जो भी किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अनअकैडमी जो आपका बेस्ट प्लेटफॉर्म है आपके ऑनलाइन एग्जामिनेशन या ऑनलाइन जो प्रिपरेशन कराने का, टॉप एजुकेटर्स के थ्रू आप यहाँ पे क्लासेस ले सकते हो। सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आपके डाउट क्लियर सेशन भी होते हैं, तो बहुत और बेनिफिट्स हैं जो आपको अनअकैडमी ज्वाइन करने के बाद मिलेगा। सो गो एंड गेट द सब्सक्रिप्शन ऑन ऑफ अनअकैडमी, इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। नंबर पहला है हमारा स्क्रीन पे, और ये क्वेश्चन DSSB PGT 2021 फीमेल सेक्शन का जो पेपर था उसमें पूछा गया है। आई एम एन अमेरिकन लिंग्विस्ट, फिलोसोफर, कॉग्निटिव साइंस साइंटिस्ट, पेनिसिल्वेनिया, and writer of an anti-war essay, The Responsibility of Intellectuals, Who Am I? यहाँ पे बात हो रही है कि ये कौन है जिसने अपने बारे में इतना डिस्क्रिप्शन दिया है कि मैं अमेरिकन लिंग्विस्ट हूँ, फिलोसोफर हूँ, कॉग्निटिव साइंटिस्ट हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया में मैं पढ़ा हुआ हूँ, और मैंने एक एंटीवार ऐसे लिखा हुआ है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंटेलेक्चुअल है। तो इसका जो आंसर है दैट इज ऑप्शन डी। ठीक है, A.N. Chomsky was the man who said these things about himself, and he had written an anti-war essay that is called The Responsibility of Intellectuals. Okay friends, next one question है, which literary theory age are we referring if we talk about the art movements like cubism, dadaism, सरलिज्म एंड फ्यूचरिज्म? अगर हम इन थ्योरी या लिटरेरी थ्योरी या इन एजेस की बात करते हैं, तो हम किस एज की बात कर रहे हैं जहां पे हम इस तरीके के आर्ट मूवमेंट को पढ़ते हैं? इस तरीके के आर्ट मूवमेंट का टाइम पे बहुत ही ज्यादा पॉपुलराइजेशन था, क्यूबिज्म, डैडाइज्म एंड सरलिज्म एंड फ्यूचरिज्म। तो वो कौन सा एज था? ऑप्शन है पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, ऑप्शन बी पोस्ट मॉडर्निज्म, ऑप्शन सी स्ट्रक्चरलिज्म, या ऑप्शन डी है मॉडर्निज्म। बिना डिले किए हुए जो करेक्ट आंसर है उसकी तरफ चलते हैं। ऑप्शन डी इज दी करेक्ट आंसर। मॉडर्निज्म मीन्स मॉडर्न एरा में आप जो ये लिटरेरी थ्योरी पढ़ते हो, दैट इज डैडाइज्म, सरलिज्म एंड फ्यूचरिज्म, क्यूबिज्म, ये सब कुछ थ्योरीज जो है आर्ट मूवमेंट से रिलेटेड थ्योरीज हैं जो आप मॉडर्न एज में पढ़ते हो। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहले आपका ब्लैंक है यहाँ पे, मीन्स फिल करना है इसमें। इज द स्टडी ऑफ वर्ल्ड डेरिवेशन एंड वर्ल्ड इन्फ्लेक्शन इन द टर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट मॉर्फेम्स।
मॉर्फेम्स की अगर हम बात करते हैं, इसके डेरिवेशन या वर्ड इन्फ्लेक्शन की बात करते हैं, तो ये कहाँ से निकल के आता है? ऑप्शन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में पूछे जाते हैं जिनके ऑप्शन देख के आप तुरंत उस पर करेक्ट टिक करते हो। तो इसके ऑप्शंस की तरफ मैं चलती हूँ, उसमें से आप मुझे करेक्ट आंसर बताइएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन है फोनोलॉजी, ऑप्शन बी लेक्सिकोलॉजी, ऑप्शन बी सेमेंटिक्स, ऑप्शन डी है मॉर्फोलॉजी। तो करेक्ट जो आंसर है वो भी हमारा ऑप्शन डी होगा। मॉर्फेम से रिलेटेड है, तो मॉर्फेम में जिस चीज का हम पढ़ते हैं, मॉर्फेम जो वर्ड का डेरिवेशन है, वो डेरिवेशन है, दैट इज कम फ्रॉम द मॉर्फोलॉजी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन here on the screen friends. It was the best of times, it was the worst of time, and it was the age of wisdom, it was the age of foolishness. आपको इसका आंसर देना है which novel begins with this line। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट नॉवेल्स के बारे में बात होती है या पोइट्री के बारे में बात होती है कि ये नॉवेल या ड्रामा या पोइट्री इस लाइन से उसका स्टार्टिंग होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि किस नॉवेल का या किस पोइट्री का स्टार्टिंग इस लाइन से होता है, किस पोएम का स्टार्टिंग इस लाइन से होता है। तो ऑप्शंस में आपको आंसर टिक करना होता है या क्लिक करना होता है। तो यहाँ पे इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम्स एंड इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम, जहां भी ये आए आप बिना झिझक के, बिना हेजिटेशन के ऑप्शन डी पे क्लिक करोगे। मींस अ टेल ऑफ टू सिटीज पे क्लिक करोगे। जहां भी अ टेल ऑफ टू सिटीज होगा वो है कि ये जो नॉवेल है चार्ल्स डिकेंस का, ये एक हिस्टोरिकल नॉवेल है चार्ल्स डिकेंस का, और अ टेल ऑफ टू सिटीज जिसमें पेरिस और लंदन की बात हो रही है, ये दो सिटीज हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद की बात यहाँ पे चार्ल्स डिकेंस ने लिखी है। और अ टेल ऑफ टू सिटीज की बात करें तो 1859 में ये पब्लिश हुआ है। ठीक है, यहाँ नोट डाउन कर लो आप, 1859 में ये पब्लिश हुआ है। अ पैसेज टू इंडिया की बात करें तो ई.एम. फॉस्टर का वर्क है, 1925 में 4 में पब्लिश हुआ है। मैं नोट डाउन कर दे रही हूँ, आप, मैं यहाँ मेंशन कर रही हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिएगा अपने नोट्स में। हार्ड टाइम्स की बात करें तो हार्ड टाइम्स भी चार्ल्स डिकेंस का वर्क है और ये 1854 में पब्लिश हुआ है। ठीक है, नोट डाउन करते चलो फ्रेंड्स आप बिना डिले किए हुए। एंड द हार्ट ऑफ मैटर की बात करें तो ये हमारा ग्राहम ग्रीन का नॉवेल है जो कि 1948 में पब्लिश हुआ है। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पब्लिकेशन ईयर्स के साथ में नॉवेल से हैं जो ऑप्शंस में अवेलेबल हैं। जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि मैं एक्सप्लेनेशन भी बताऊंगी, फैक्ट्स भी बताऊंगी, क्वेश्चन के जो ऑप्शंस होंगे और आंसर्स होंगे उनके रिगार्डिंग। तो ये सभी रहा आप सभी के लिए। और फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए, इंग्लिश इंस्पिरेशन क्लब, ये मेरा नया चैनल है इंग्लिश इंस्पिरेशन क्लब, जहां पे आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मिलेंगे इंपॉर्टेंट राइटर्स के रिगार्डिंग, और साथ ही साथ उनसे रिलेटेड जो फैक्ट होंगे वो बहुत ही इंफॉर्मेटिव वे में मैं वहां पे आपको प्रेजेंट करने वाली हूँ। इसके साथ साथ वहां पे क्विजेस भी होंगे। तो आप इंग्लिश इंफॉर्मेशन क्लब ये जो चैनल है इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक आप सभी को यहाँ आई बटन पे मिल रहा होगा, आई बटन पे क्लिक करके आप यहाँ पे लिंक इसका देख सकते हो। बाकी मेंशन कर दूंगी मैं डिस्क्रिप्शन में भी, वहां भी आप इंग्लिश इंस्पिरेशन क्लब जो कि मेरा न्यू चैनल है उसको ज्वाइन करिए, उसको सब्सक्राइब करिए और वहां पे जो वीडियोस हैं उनसे भी आप नॉलेज गेन करिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द थीम्स ऑफ अ पैसेज टू इंडिया। देखिए पैसेज टू इंडिया, फिर से नॉवेल की बात आ गई है। ये ई.एम. फॉस्टर का इंपॉर्टेंट नॉवेल है। आपको बताना है कि इस नॉवेल का जो कि ई.एम. फॉस्टर ने लिखा हुआ है, इसका पब्लिकेशन ईयर अभी मैंने लास्ट में बताया, फिर से मैं एक बार ये आपको बता दूंगी यहाँ पे। तो इसमें बताना है कौन सा ऐसा थीम था जो कि इन चारों ऑप्शंस में से मेंशन है वो इन्वॉल्व नहीं था, वो थीम नहीं था इस पैसेज ऑफ इंडिया जो नॉवेल है ई.एम. फॉस्टर का। ऑप्शन ए है सेफ ट्रैवल टू इंडिया, ऑप्शन बी कॉलोनिज्म एंड इंपीरियलिज्म, ऑप्शन बी रेस एंड कल्चर, ऑप्शन डी रिलीजियस यूनिटी। तो जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है सेफ ट्रैवल टू इंडिया was not the one of the theme of a passage to India novel that was written by E.M. Forster। और पैसेज टू इंडिया की बात करें तो ये नॉवेल था 1924 में पब्लिश हुआ है। ठीक है, 1924 में ये नॉवेल पब्लिश करा गया है E.M. फोस्टर के थ्रू। तो अ सेफ ट्रैवल टू इंडिया इज नॉट वन ऑफ द थीम। बाकी कोलोनिज्म की बात हुई है, इंपीरियलिज्म की बात हुई है इस नॉवेल में, रेस मीन्स जो जाति है और कल्चर, उनके कल्चर्स की बात हुई, और रिलीजियस यूनिटी की बात बहुत ही ब्यूटीफुली, बहुत ही फेमस नॉवेल है ये ई.एम. फॉस्टर का, उन्होंने की है।
नेक्स्ट वन वी हैव हियर, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। आपको बताना है ऑप्शन 4 में से, इन ए बी सी डी में से कौन सा ऐसा पेयर है जो करेक्टली मैच्ड नहीं है। ऑप्शन ए ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, मींस यहाँ पे कैरेक्टर की बात हो रही है और नॉवेल की बात हो रही है। मैं दोनों बता दूं, ये नॉवेल सेक्शन है आपका और ये आपका कैरेक्टर्स है। तो आपको बताना है कि कौन सा वो पेयर है जो कि एक दूसरे से मैच नहीं कर रहा है। ग्रेट एक्सपेक्टेशन में कैरेक्टराइजेशन है मिस हैविशम का कि नहीं है, ये बताइए। हार्ड टाइम्स में स्टीफन बैकपूल का है कि नहीं। डेविड कॉपरफील्ड में थॉमस ग्रैंड ग्रीन का है कि नहीं। एंड ओलिवर ट्विस्ट में आर्ट जॉर्जर का है कि नहीं। आपको इसका आंसर बताना है। तो करेक्ट जो आंसर है ऑप्शन सी है। डेविड कॉपरफील्ड में आपको थॉमस ग्रैंड ग्रीन का ये कैरेक्टराइजेशन नहीं मिलता है, तो दिस पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ओके, बाकी ओलिवर ट्विस्ट आर्टफुल है, कैरेक्टर हार्ड टाइम्स में स्टीफन है, एंड ऑल्सो ग्रेट एक्सपेक्टेशन में मिस हैविशम है। Next question we have, in the heart of darkness, when Marlowe said that Kurtz had kicked himself loose of the earth, what does he imply there? वहां पे क्या imply करने की कोशिश कर रहा है? देखिए कुछ questions आपके बहुत deeply पूछे जाते हैं, बहुत एक complicated question बना देते हैं उसको। तो आपको ऐसे में नॉवेल भी पढ़ना पड़ेगा, पोएट्री के लाइंस भी आपको याद करने पड़े, ड्रामा की स्पीच भी आपको याद करनी पड़ेगी, जो भी स्पीचेस बोलते हैं कैरेक्टर्स। तो यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉवेल है हार्ट ऑफ डार्कनेस, जो कि नॉवेल है, एक नॉवेला है पोलिश, जो नॉवेलिस्ट थे, इंग्लिश नॉवेलिस्ट थे जोसेफ कॉनरेड का अ हार्ट ऑफ डार्कनेस। ठीक है, हार्ट ऑफ डार्कनेस है, जोसेफ कॉनरेड का है, ये नॉवेलिस्ट है इसके। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा ये इम्प्लाई करता है वो उस पे, जब उन्होंने मार्लो ने कर्ट्ज से कहा था ये चीजें। ऑप्शन ए है, द कर्ट्ज इज फ्री फ्रॉम ऑल द रेस्ट्रेंट्स ऑफ द बेसिक मोरालिटी ऑफ व्हाट इज रॉन्ग एंड राइट, दैट कर्ट्ज इज नथिंग मोर देन डर्ट, and option C, that now Kurtz has no human passion left for anyone. Option D, that Kurtz has dug the earth by kicking with his leg. Option A हमारा correct answer है यहाँ पे। In the heart of darkness, when Marlowe said that Kurtz had kicked himself loose to the earth, उसका मतलब क्या हुआ वहाँ पे कि Kurtz is free from all the restraints of the basic morality of what is right and what is wrong. Next one question, who among the following linguists introduced phonology, morphology and syntax as three levels of linguistics? Three levels of linguistics को जिस लिंग्विस्ट ने यूज करा, इंट्रोड्यूस करा है, फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, सिंटेक्स, उनका आपको नेम बताना है। ऑप्शन ए है रॉबर्ट ए हॉल, ऑप्शन बी विक्टर ह्यूगो, ऑप्शन सी आर एच रॉबिन्स, ऑप्शन जी पैनिनी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, रॉबर्ट ए हॉल was the linguist who introduced these three levels of linguistics, that is phonology, morphology and syntax. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो कि पूछा जा चुका है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में DSSP PGT के, which of the following novel by Charles Dickens was first published in an episodic form? एपिसोडिक फॉर्म में कौन सा नॉवेल चार्ल्स डिकेन का वो पब्लिश हुआ है, जो कि उनका फर्स्ट पब्लिश नॉवेल था एपिसोडिक फॉर्म में? ऑप्शन ए हार्ड टाइम्स, ऑप्शन बी डेविड कॉपरफील्ड, ऑप्शन सी ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, या ऑप्शन डी है पिगविक पेपर। तो करेक्ट जो आंसर है दैट इज ऑप्शन डी, यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट की बात करते हैं हम, और इसके साथ ही साथ मैं अदर की भी बात बता दूं आपको, जो कि पब्लिकेशन ईयर है हार्ड टाइम्स की हमने बात की थी। हार्ड टाइम्स जो है ये भी चार्ल्स डिकेंस का, ये चारों चार्ल्स डिकेंस के ही नॉवेल्स हैं। 1854 में ये पब्लिश हुआ है। डेविड कॉपरफील्ड की बात करें तो डेविड कॉपरफील्ड जो है ये 1849 में पब्लिश हुआ है, और इसके साथ ही साथ ग्रेट एक्सपेक्टेशन है 1860। ओके, दीज ऑल आर दी नॉवेल्स ऑफ दी चार्ल्स डिकेंस। और इस तरीके से आप देख सकते हो कि किस तरीके से चार्ल्स डिकेंस ने कितने फेमस, कितने पॉपुलर नॉवेल्स इंग्लिश लिटरेचर को कंट्रीब्यूट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दी स्पेशल फीचर्स which affect speech sound such as pitch, intonation, stress, junction are called? Option A prosody, option B phonology, option B ellipses, एंड ऑप्शन डी है सुप्रासेगमेंटल। ठीक है, सुप्रासेगमेंटल। इन चारों ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर बताना है आपको, जिसने
जिस स्पेशल फीचर ने अफेक्ट किया स्पीच साउंड से रिलेटेड, जैसे पिच, इंटोनेशन या स्ट्रेस जंक्शन को, इन सबको जिसने अफेक्ट करा है, दैट इज ऑप्शन डी करेक्ट आंसर, दैट इज सुप्रा सेगमेंटल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट मैच। आपको फिर से बताना है कि करेक्ट मैच कौन सा नहीं है इन चारों ऑप्शंस में से। ऑप्शन ए टी एस इलियट, ट्रेडिशंस एंड इंडिविजुअल टैलेंट। ऑप्शन बी मैथ्यू एर्नोल्ट, द स्टडी ऑफ पोएट्री। ऑप्शन सी विलियम वर्ड्सवर्थ, एन एसे ऑन मैन। ऑप्शन डी एस टी कॉलरिज, बायोग्राफिया लिटरेरिया। बहुत इजी क्वेश्चन, ठीक है, जल्दी से इसका आप आंसर करिएगा। मुझे इजी क्वेश्चन है इसका आंसर, और चलिए इसका मैं आपको टाइम दे रही हूँ जल्दी से आंसर बताने का, और इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। जिसने भी पढ़ा होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, जैसा मैं बार बार बोल रही हूँ आप सभी से। तो ये जो करेक्ट आंसर है इसका, जो करेक्टली मैच नहीं है, दैट इज ऑप्शन सी विलियम वर्ड्सवर्थ एंड एसी ऑन मैन। एंड एसी ऑन मैन किसका वर्क है जानते हो आप सभी? ये है पोप का, अलेक्जेंडर पोप का वर्क। ओके, अलेक्जेंडर पोप का वर्क है। बाकी टीएस इलियट जो है वो ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट से रिलेटेड है। ये सभी इनके क्रिटिकल वर्क्स है। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ये क्रिटिक्स थे, टीएस इलियट, मैथ्यू एर्नोल्ट और विलियम वर्ड्सवर्थ भी थे, और कुछ उन्होंने लिखा हुआ ऐसे, तो एस.टी. कॉलरिज का भी था। बट जो विलियम वर्ड्सवर्थ के सामने है एन एसे ऑन मैन, दैट इज द क्रिटिकल वर्क ऑफ अलेक्जेंडर पोप। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन हियर ऑन द स्क्रीन, फिर से एक इजी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया था। ये है इजी क्वेश्चन, शांति 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 इज द लास्ट लाइन ऑफ टीएस इलियट्स। टीएस इलियट्स की किस वर्क में आपको ये लास्ट लाइन मिलती है, जो है शांति शांति शांति? ऑप्शन ए हेलोमेन, ऑप्शन बी फोर क्वार्टेट्स, ऑप्शन सी द वेस्टलैंड, ऑप्शन सी एश वेडनेसडे। तो बिना डिले किए हुए आंसर की तरफ चलेंगे। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वो है हमारा द वेस्टलैंड। बाकी चारों जो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, दैट आर द वर्क्स ऑफ टीएस इलियट। Moving on to the next question, what are the three sections which the novel The Passage to India is divided into? आपको वो 3 sections बताना है जिसमें ये Passage to India जो नॉवेल है E.M. फॉस्टर का, जो कि पब्लिश हुआ है आपका 1924 में, आपको बताना है वो 3 sections कौन से हैं जिसमें ये नॉवेल डिवाइडेड है। ऑप्शन ए मॉस्क, केव एंड चर्च। ऑप्शन बी मॉस्क, चर्च एंड टेम्पल। ऑप्शन सी मॉस्क, क्लब एंड टेम्पल। ऑप्शन डी मॉस्क, केव एंड टेम्पल। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हमारा होगा, मॉस्क, केव एंड टेम्पल। दीज आर द 3 सेक्शन इन विच द E.M. फॉस्टर्स नॉवेल अ पैसेज टू इंडिया डिवाइडेड। ओके, ये है 3 सेक्शंस इस नॉवेल के, 1924 में पब्लिश हुआ है। बहुत फेमस नॉवेल है, कॉलोनिज्म एंड इंपीरियलिज्म पे बेस्ड ऑन है। रिलीजियस यूनिटी को दिखाया गया है इस नॉवेल में, प्रेजेंट करा है E.M. फॉस्टर ने अपने इस नॉवेल के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ब्लैंक है यहाँ पे, फिल करना है इसको। इज द ऑथर ऑफ द बुक एस ऑब्लिक जेड जी विच अटेम्प्ट्स अ स्ट्रक्चरल एनालिसिस ऑफ बैलेक्स 30 पेज स्टोरी दैट इज सरसिन। ये है वर्क, देखिए बहुत ये डिफिकल्ट क्वेश्चन, मैं बोलूंगी इसको, ये दिस इज द डिफिकल्ट क्वेश्चन। तो आपको एज ए जो ऑथर है उनका नेम बताना है, इसके ऑथर का नेम क्या है, एंड दैट इज ऑप्शन यहाँ पे है करेक्ट, और ऑप्शंस में मेंशन कर रही हूँ, जोनाथन क्विलर। ऑप्शन बी रोनाल्ड बार्थेस। ऑप्शन सी फ्रैंक कैरमोट। ऑप्शन डी टेरेंस हॉकीज। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा हमारा, रोलैंड बार्थेस इज द करेक्ट आंसर, जिसने जो ऑथर थे एस ऑब्लिक जेड बुक के, जिनमें उन्होंने स्ट्रक्चरल एनालिसिस दिया था 30 पेज स्टोरी का, जो कि पब्लिश हुआ था, उसका नेम था सरसाइन, एंड पब्लिश ये जो हुआ है इट्स अ शॉर्ट स्टोरी। मैंने जैसे बताया कि ये शॉर्ट स्टोरी था। और इसके बारे में बात करें तो एसजेड जो बुक है ये जो पब्लिश हुई है 1970 में पब्लिश हुई है, और इसके पब्लिश जो राइटर थे दैट वाज रोलैंड बार्थेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, स्क्रीन पे रहा हम आप सभी के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड्स आउट हाउ अ सर्टेन सेट ऑफ पीपल यूज अ लैंग्वेज एट गिवन टाइम? Which of the following finds out how a certain set of people use a language at a given time? तो ऑप्शन ए है synchronic linguistics, ऑप्शन बी cultural linguistics, ऑप्शन सी sociological linguistics, एंड ऑप्शन डी है diachronic
लिंग्विस्टिक। देखिए लिंग्विस्टिक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके DSSB PGT के पेपर में, तो इस पार्ट को जरूर ध्यान दीजिएगा, इसको पढ़ के जाइएगा। इसका आंसर जो बताएंगे हम वो है हमारा ऑप्शन ए, दैट इज synchronic linguistic is called. Next number question, which two cities are mentioned in Charles Dickens' A Tale of Two Cities? A Tale of Two Cities, which is a novel by Charles Dickens, 1859 में पब्लिश हुआ है, हिस्टोरिकल नॉवेल है। ये सब आप फैक्ट नोट डाउन करो अपने नोट्स में। तो आपको बताना है किस दो सिटीज के बारे में बात हुई है, पेरिस एंड न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी लंदन एंड न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी लंदन एंड पेरिस, ऑप्शन डी पेरिस एंड रोम। तो करेक्ट जो आंसर है ऑप्शन सी है, लंदन एंड पेरिस were the two cities which was described mentioned in the Charles Dickens A Tale of Two Cities. Next question है, इथनोलिंग्विस्टिक्स इज द स्टडी ऑफ लैंग्वेज रिलेटिंग टू। देखिए इथनोलिंग्विस्टिक यहाँ पे बात आ रही है, तो इसकी स्टडी का जो लैंग्वेज होता है, स्टडी ऑफ लैंग्वेज होता है, किससे रिलेटेड करता है वो स्टडी? ऑप्शन ए है टोपोग्राफिकल फैक्टर्स, ऑप्शन बी हिस्टोरिकल फैक्टर्स, ऑप्शन सी जियोग्राफिकल फैक्टर्स, या ऑप्शन डी है एथनिक टाइप एंड बिहेवियर्स। तो ये करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा। इथनो यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन हो गया, तो यहाँ पे एक तरीके का आपको हिंट है या ट्रिक है जिससे आप समझ सकते हो इस क्वेश्चन को। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो इथनो से आप समझिएगा, इथनो लिंग्विस्टिक्स इज रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ लैंग्वेज रिलेटेड टू एथनिक टाइप्स एंड बिहेवियर। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर्स इंट्रोड्यूस द थ्योरी ऑफ नेमेसिस? विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर्स, इन सभी थिंकर्स में से किसने थ्योरी ऑफ नेमेसिस को इंट्रोड्यूस करा है? ऑप्शन है प्लेटो, ऑप्शन बी एरिस्टोटल, ऑप्शन सी दांते, ऑप्शन डी सोफोक्लिस। तो करेक्ट जो आंसर है दैट इज ऑप्शन ए, ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which work of R.K. Narayan has received साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर लिटरेचर? साहित्य अकेडमी अवार्ड लिटरेचर के लिए R.K. नारायण की किस बुक को दिया गया था? ऑप्शन ए बैचलर ऑफ आर्ट्स, ऑप्शन बी द गाइड, ऑप्शन सी मालगुडी डेज, ऑप्शन डी वेंडर ऑफ स्वीट्स। एंड इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन बी, और इससे रिलेटेड अभी फैक्ट्स हम डिस्कस करेंगे। तो इसका आंसर ऑप्शन बी है। द गाइड इज द बुक जिसके लिए R.K. नारायण ने साहित्य अकादमी अवार्ड रिसीव करा था लिटरेचर के लिए, और ये जो पब्लिश हुआ है 1958 में पब्लिश हुआ है। बैचलर ऑफ आर्ट्स की बात करें 1937 में ये पब्लिश हुआ है। मालगुडी डेज जो था वो शॉर्ट स्टोरी का कलेक्शन था, ये आपको मैं बता दूं। इसके साथ ही साथ वेंडर ऑफ स्वीट्स जो है वो है 1967 में पब्लिश हुआ है। ओके, तो नोट डाउन करते चलो ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। हु इज द ऑथर ऑफ द फेमस एक्सप्रेशनिस्ट प्ले द हैरी एप? हैरी एप के ऑथर का नेम बताना है। बहुत इजी क्वेश्चन ये रहा आप सभी के लिए स्क्रीन पे। ऑप्शन ए है आर्थर मिलर, ऑप्शन ए यूजीन ओनील, ऑप्शन बी सी है टेनेसी विलियम्स, ऑप्शन डी है विलियम फॉकनर। तो बिना डिले किए हुए आंसर हम आपको मेंशन कर देना है यहाँ पे, और आप सभी को ये क्वेश्चन का आंसर भी पता होगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, यूजीन ओनील इज द करेक्ट आंसर एंड ही वाज द राइटर जिसने ये हैरी एप लिखा है, जो ड्रामा है। 1922 में ये लिखा गया है, पब्लिश हुआ है। मैं बात कर लूं 1922 पब्लिश्ड। ओके, 1922 मेंशन कर दिया है, आप जरूर इसको कर लीजिएगा। नेक्स्ट वन वी हैव हियर, हु ड्राफ्टेड द डॉक्यूमेंट द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस? डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस को किसने ड्राफ्ट किया है इस डॉक्यूमेंट को? ऑप्शन ए अब्राहम लिंकन, ऑप्शन बी जॉन एडम्स, ऑप्शन सी एच.डी. थोरे, और ऑप्शन डी है थॉमस जेफरसन। तो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी, थॉमस जेफरसन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, इवोल्यूशन अ पावरफुल पोएम बाय अ नेटिव अमेरिकन पोएट शर्मन एलेक्सी एलेस्ट्रेट। शर्मन एलेक्सी का ये जो पोएम है, नेटिव अमेरिकन पोएट थे वो एवोल्यूशन, उसमें उन्होंने क्या बात की है, किस चीज को इलस्ट्रेट किया है? ऑप्शन ए है अ सिस्टमेटिक डिग्रेडेशन ऑफ द नेटिव अमेरिकन पीपल एंड देयर कल्चर, ऑप्शन बी हाउ अमेरिकन राइटर्स हैव इवॉल्व इन द टेक्निक ऑफ राइटिंग पोएट्री, ऑप्शन सी है द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन,
of the human race, and option D है the sci-fi narration of evolution of another word। तो ऑप्शन ए जो हमारा है वो करेक्ट आंसर है। The systematic degradation of Native American people and their culture. This poem, a powerful poem related to American Native people, that was composed by Sherman Alexie, that was Evolution। Evolution वो टाइटल है पोएम का, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मोस्ट ऑफ झुम्पा लाहिरी's fiction deals with the theme of। झुम्पा लाहिरी की फिक्शनल जो नॉवेलिस्ट हैं उनके जो वर्क हैं वो किस सब्जेक्ट मैटर को डील विद करते हैं, आपको आंसर देना है। ऑप्शन ए है मैरिज एंड इट्स फेल्योर, मोस्ट इंडियन हाउस होल्ड डिस्प्लेज। ऑप्शन बी है इंडियन पॉलिटिक्स। ऑप्शन सी की बात करें डायस्पोरिक इंडियंस, डिलेमा एंड सर्च फॉर रूटेडनेस। ऑप्शन डी है पॉवर्टी एंड स्क्वेलर ऑफ इंडियन सिटीज। तो करेक्ट जो आंसर है इसका दैट इज ऑप्शन सी, डायस्पोरिक इंडियन डिलेमा एंड सर्च फॉर रूटेडनेस। ये झुम्पा लाहिरी का फिक्शनल वर्क है जिनमें उन्होंने जो फिक्शनल वर्क के मोस्ट ऑफ द थीम्स जो हुआ करते थे वो इसी सब्जेक्ट मैटर पे बेस्ड ऑन हुआ करते थे। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, निज़िम एज़ेकियल्स गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा टीएस सैटाराइजेस। देखिए बहुत ये एक तरीके का सैटाराइकल वर्क है, सटायर पोएम है जो कि निज़िम एज़ेकियल ने लिखा हुआ है, गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा टीएस। तो उसमें उन्होंने क्या सैटाराइज किया है, आपको आंसर देना है उसका। ऑप्शन ए है द वे इंडियन यूज द इंग्लिश लैंग्वेज। ऑप्शन बी द ह्यूमर ऑफ women named Pushpa TS। ऑप्शन सी है द वे इंडियंस आर फॉन्ड ऑफ पार्टीइंग। ऑप्शन डी है द स्कूल पार्टी पॉलिटिक्स इन्वॉल्व इन फेयरवेल पार्टीज, द स्कूल पॉलिटिक्स इन्वॉल्व इन फेयरवेल पार्टी। तो इसमें कौन सा जो है निज़िम एज़ेकियल ने सटाराइज किया है, आपको इसका आंसर देना है। और जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन ए है द वे इंडियन यूज द इंग्लिश लैंग्वेज। जिस तरीके से इंडियंस इंग्लिश लैंग्वेज का यूज करते हैं वो चीजें सटाराइज किया है इंडियन इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर ये टीएस निज़िम एज़ेकियल ने अपनी इस पोएम में। नेक्स्ट वन की बात करें, विच फेमस नॉवेल ऑफ टॉनी मॉरिसन बिगिंस विद द फॉलोइंग लाइन 124 इज स्पाइटफुल। इसका आपको आंसर देना है। और ऑप्शन ए है 16, ऑप्शन बी द ब्लूएस्ट आई, ऑप्शन सी विलवेट, ऑप्शन डी टार बेबी। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, विलवेट इज द करेक्ट आंसर। और इसके पब्लिकेशन ईयर की अगर हम बात करें तो 1984 में ये 87 में ये पब्लिश हुआ है नॉवेल। ये नॉवेल्स हैं सभी टॉनी मॉरिसन के। उनका 16 इज द वर्क जो कि 1973 में है पब्लिश। इसके साथ साथ द ब्लूएस्ट आई, देखिए क्वेश्चन बन सकता है आपके इस बार एग्जाम में, तो पब्लिश इसका जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। एंड द टार बेबी दैट वाज 1981 पब्लिश हुआ है। तो 16 1973 में पब्लिश हुआ है, द ब्लूएस्ट आई 1970, विलवेट 1984 87 एंड टार बेबी दैट वाज 1981 में। ये पब्लिकेशन ईयर्स हैं। टॉनी मॉरिसन हु वाज द नोबेल प्राइज विनिंग राइटर। नेक्स्ट वन क्वेश्चन की तरफ चलें। ये रहा हमारा क्वेश्चन है, कॉमेडी एम्स एट रिप्रेजेंटिंग मैन एज वर्ड्स, ट्रेजेडी एज बेटर देन एन इन एक्चुअल लाइफ आर द वर्ड्स ऑफ। और बिना डिले के हुए आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है, एरिस्टोटल। एरिस्टोटल इज द राइटर मैन जिनके भी वर्ड्स हैं, कॉमेडी एम्स एट रिप्रेजेंटिंग मैन एज वर्ड्स, ट्रेजेडी एज बेटर देन इन एक्चुअल लाइफ। तो ऑप्शन ए हमारा जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द प्ले तुगलक इज एन एलेगरी ऑन। ऑप्शन ए द रूल ऑफ एन एम्परर इन द गवर्निंग द स्टेट, ऑप्शन बी द मुगल डायनेस्टी, ऑप्शन सी द नेहरूवियन एरा, ऑप्शन डी है द हिंदू मुस्लिम रिलेशन। और देखिए ये तो तुगलक है, ये प्ले है गिरीश कर्नड का, ठीक है, गिरीश कर्नड का ये प्ले है। आपको आंसर देना है कि एक एलिगोरिकल वर्क है जो गिरीश कर्नड का, वो किस पे बेस्ड ऑन है, किसको इसमें रिप्रेजेंट करने की कोशिश करी है उन्होंने। एंड द करेक्ट आंसर वी हैव ऑप्शन सी, द नेहरूवियन एरा को उन्होंने बताया है इस ड्रामा के थ्रू। और ये जो ड्रामा था, ये प्ले था, ये जो पब्लिश
हुआ है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। 1964, ओके, 1964 में ये पब्लिश हुआ है। तो नोट डाउन कर लो इंडियन इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई स्टोरी इज एन ऑटोबायोग्राफिकल वर्क ऑफ। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ऑप्शन ए कमला मार्कंडेय, ऑप्शन बी शोभा डे, ऑप्शन सी अनीता देसाई, ऑप्शन डी है कमला दास। तो करेक्ट आंसर कमला दास का ये ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है माई स्टोरी, विच वॉज पब्लिश इन द ईयर 1973 में। ये कन्नड़ा में पब्लिश हुई है, कन्नड़ा लैंग्वेज में, ठीक है। और उसके साथ ही साथ 1976 में ये जो था 1976 में इंग्लिश लैंग्वेज में। तो सबसे पहले उन्होंने कन्नड़ा लैंग्वेज में ये लिखी थी कमला दास ने माई स्टोरी, और उसके बाद उन्होंने 1976 में ये उन्होंने लिखा है इंग्लिश लैंग्वेज में, ट्रांसलेट किया है, ठीक है, अपनी कन्नड़ा जो ऑटोबायोग्राफी थी उसको। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, वी.एस. नायपॉल्स इंडियन ट्रैवल ट्रायोलॉजी कंसिस्ट ऑफ एन एरिया ऑफ डार्कनेस, इंडिया अबुंडेंट सिविलाइजेशन एंड द थर्ड वन की बताना है आपको। जो इंडियन ट्रैवल ट्रियोलॉजी था वी.एस. नायपॉल का, जिसमें एन एरिया ऑफ डार्कनेस एक था, इंडिया अबुंडेंट सिविलाइजेशन दूसरा था, तीसरे का नेम आपको बताना है। ऑप्शन ए है द इनिग्मा ऑफ अराइवल, ऑप्शन बी है इंडिया अ मिलियन म्यूटिनीज नाउ, ऑप्शन सी है अ बेंड इन द रिवर, ऑप्शन डी है अ हाउस ऑफ मिस्टर बिस्वास। तो करेक्ट जो आंसर है इस क्वेश्चन का वो है ऑप्शन बी, इंडिया अ मिलियन म्यूटिनीज नाउ is the third trilogy which is a Indian travel trilogy that was written by V.S. Naipaul. ये हमारा ये क्वेश्चन है। I am obnoxious to each carping tongue that say my hand a needle better fits. These are the words of the first published American woman poet. Who is she? First published American poet, women poet का ये वर्क था, ये लाइन थी, तो आपको उनका नेम बताना है। ऑप्शन ए मैरी हचिंसन, ऑप्शन सी है इमली डिकिंसन, ऑप्शन बी है इमली डिकिंसन, ऑप्शन सी है मैरी वोल्स्टोनक्राफ्ट, ऑप्शन डी है एंड ब्रैडस्ट्रीट। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है एंड ब्रैडस्ट्रीट इज द करेक्ट आंसर। And here friends we have discussed important questions related to English literature, और यहाँ पे आपको लिंक दिख रहा होगा मेरे न्यू चैनल का इंग्लिश इंस्पिरेशन क्लब का, आप प्लीज इसको सब्सक्राइब करिए और यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलेंगे और भी इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड, जिसमें मैं कुछ और बेटर इंप्रूवमेंट के साथ में जो प्रीवियस मैंने वीडियोस अपलोड करे हैं उससे रिलेटेड आपके कुछ और अच्छे कंटेंट्स होंगे जो इस चैनल पे आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चंस भी मैं इस चैनल पे लेके आऊंगी। इंग्लिश इंस्पिरेशन क्लब इज द नेम ऑफ द चैनल, गो एंड सब्सक्राइब दैट चैनल। एंड इसके साथ फ्रेंड्स अनअकैडमी इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म की तरफ से जो आप उसका सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करते हो 1 ईयर का, आपको 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलता है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन, आई बटन और साथ ही साथ एंड स्क्रीन पे भी दिखेगा। आप उसको क्लिक करके 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेकर के 6 मंथ का एडवांटेज ले सकते हो। इसके साथ साथ P15 कोड यूज करने पे आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिलेगा उस लास्ट जो बिलिंग आपका अमाउंट होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।